संस्कृताय बंधुओं, जैसा कि यूपीएसआई के सिलेबस को लेकर के हम निरंतरता आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ विस्तार पर वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको हमने भाषा से संबंधित जो टॉपिक था उसको बताया, वर्णमाला बताया और संधि भी पढ़ा रहे हैं। संधि में हमने स्वर व्यंजन को समाप्त कर दिया। आज की इस क्लास में हम व्यंजन संधि को जो बताया था, समझाया था, उसी का सार लेकर यहाँ पर आए हैं। सार का मतलब संक्षेप, संक्षेप का मतलब एकदम छोटा सा रूप। जो हमने दो से तीन वीडियो में बताया था, वही आज के इस व्याख्यान में एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरे व्यंजन संधि को आप समझ पाएंगे। बस यही रहेगा, नियम सभी रहेंगे, उदाहरण कम रहेगा। ठीक है मित्र, तो आपको मैं ले चलता हूँ नियम की ओर। नियम क्या कहता है आपको कि पहला नियम है, यदि क्या है मित्र, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा या अलावा में से कोई वर्ण आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का, किस वर्ग का, जिस वर्ग का आया होगा, क्या आया होगा, वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे मित्र, यदि क च ट त प के बाद चाहे क्या कह रहा है, तीसरा चौथा वर्ण या कोई स्वर आए, जैसे अब मान के चलिए वाक का आ गया, अब का तीसरा अक्षर होता है गा, तो वाक मतलब का के स्थान पर गा हो जाएगा। वही बता रहा है ना कि चा वर्ग के स्थान पर, यानी कि क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईस। अब कहा कि भैया यदि क च ट प के बाद ना कोई स्वर आ रहा है, चाहे स्वर आए भैया, चाहे तीसरा चौथा वर्ण आए या अलावा आए, कोई भी वर्ण आए, तो क च ट प का जो तीसरा वर्ण होगा, तीसरा अक्षर होगा, वही हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो का के बाद क्या आया, स्वर आया, तो इसका के स्थान पर क्या हो जाएगा मित्र, का के स्थान पर ग हो जाएगा। जब इसका के स्थान पर ग हो जाएगा तो रूप बनेगा वागीस। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, यदि क च ट त प के बाद ना या मा आए तो क च ट प के स्थान पर, क च ट त प के स्थान पर पा जो है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो क्या होता है मित्र, ए अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे हमने कहा क च ट त प के बाद ना या मा आए तो, जैसे वाक प्लस मैं। मित्र देखिए, हमने आपको कहा भी कि क च ट त प के बाद ना या मा आया, ना या मा आए तो का क्या होगा, अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में, मतलब पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो का के स्थान पर ङ आएगा। ठीक है, इसका रूप क्या बनेगा मित्र, वांग्मय बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं ले चलता हूं आपको तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि ता या दा के बाद सा हो तो ता का चा और सा का सा, मतलब सा का छा हो जाता है। जैसे देखिए मित्र, मेरी बात आप सुनिए, यदि ता या दा के बाद यदि सा आ रहा है, ता या दा के बाद यदि सा आ रहा है तो ता के स्थान पर छा और सा के स्थान पर छा हो जाएगा। जैसे मित्र सच्चिदानंद,
सच्चित, सच्चित प्लस, सच्चित प्लस, सच्चित प्लस क्या मित्र, सच्चित। ता या दा के बाद यदि सा हो तो चा का सा हो जाता है, और चा ता का चा होगा और तथा सा का छा होगा। तो यहां सच्चित प्लस नंद, सच्चित प्लस, तो सच्चित क्या होगा मित्र, इसके प्लस चिदानंद, सत प्लस चिदानंद। तो हमने कहा कि मित्र ता के स्थान पर क्या होगा, चा का आगम होगा। जब चा का आगम हो जाएगा मित्र तो यहाँ सच्चिदानंद रूप बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब कह रहा कि यदि ता के बाद टा या ठा अथवा डा ढा हो तो ता के स्थान पर क्रमशः टा या डा हो जाता है। ता के स्थान पर देखिए भैया, अगर ता के स्थान पर ता के बाद अगर टा आ रहा है तो टा में परिवर्तित होगा, अगर ता के बाद डा आ रहा है तो डा में परिवर्तित होगा। जैसे हमने लिखा तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अब इस ता के स्थान पर मित्र टा आ गया, टा का आगम होने के बाद यहाँ टट टी का रूप सिद्ध हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद कह रहा है मित्र कि यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे तत् प्लस लीन। अब कह रहा मित्र अगर तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन कह रहा कि ता के बाद या दा के बाद यदि ला आता है तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। तो जब यहां ला का आगम हो गया मित्र तो यहां तल्लीन रूप सिद्ध होगा। क्या होगा मित्र, तल्लीन रूप सिद्ध होगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। उसके बाद अगले नियम को हम बताते हैं। तो मैं अगले नियम से आपको अवगत करा रहा हूं। अगला नियम क्या कहता है मित्र, यदि ता के बाद जा अथवा झा हो तो, ता के बाद क्या हो, जा हो या झा हो तो क्या होता है मित्र, ता के स्थान पर जा हो जाता है। ता के स्थान पर क्या हो जाता है मित्र, जा हो जाता है। जैसे उत प्लस ज्वल, जैसे उत प्लस ज्वल। अब इस ता के स्थान पर क्या होगा मित्र, जा होगा। कैसे जा होगा, नियम वही बता रहा है कि यदि ता के बाद जा अथवा झा हो तो ता के स्थान पर जा हो जाता है। तो ता के बाद जा है कि नहीं मित्र, जा है। तो ता का क्या होगा, जा हो जाएगा। क्या होगा, रूप उज्ज्वल। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है मित्र। अब इसके बाद अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि यदि ता के बाद हा हो, यदि ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे उत प्लस हार। नियम क्या कह रहा है, आप नियम को ध्यान देंगे। नियम कह रहा है कि यदि ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। किसके स्थान पर क्या होगा, कहा कि ता के स्थान पर
दा हो जाएगा और हा के स्थान पर तो क्या होगा उद। अब हा के स्थान पर क्या होगा धा हो जाएगा तो उद्धार रूप सिद्ध होगा। ये नियम आपने समझा। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ के आने पर छ के पहले च जुड़कर छ रूप सिद्ध होता है। ये भी आपने समझा। बोलिए समझे कि नहीं भैया। कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि छ आ रहा है तो छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे परि प्लस छेद, परि प्लस छेद सही है मित्रों की नहीं बताइए। परि प्लस छेद कहा कि पा के बाद क्या आ रहा है प प्लस ई प्लस छेद। तो कहा कि ई के कहा कि ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आ रहा है तो छ के पहले च का आगम हो गया, यानी कि इसके स्थान पर च आएगा तो परि छेद रूप सिद्ध होगा। इतनी बात आपको समझ में आई मित्रों। उसके बाद अगला नियम क्या कह रहा है, मैं व्यंजन संधि के सभी नियमों को आपको एक ही वीडियो में समाहित करने वाला हूं। इससे पहले हमने इसका विस्तृत व्याख्यान कर दिया है कि हर एक एक नियमों को लिख लिख कर समझाया है, बताया है उदाहरणों के साथ। तो आज तो मैं सिर्फ सभी नियमों से आपको अवगत करा रहा हूं। तो मित्र क्या कह रहा अगला नियम देखिए। कह रहा कि यदि ता के बाद सा हो तो, यदि ता के बाद सा हो तो सा का लोप हो जाता है। उदाहरण देखो हमने यहाँ लिखा है उत प्लस स्थान। तो कहा कि ता के बाद अगर सा हो, देखिए मित्र उत प्लस सा प्लस थान, यही नु है रूप। तो अब कह रहा कि यदि ता के बाद सा आएगा तो सा का क्या होगा लोप हो जाएगा। तब मित्र क्या रूप बनेगा उत्थान। अब जब भैया सा का लोप हो जाएगा, जब आप इस सा का लोप कर देंगे, लो सा कहाँ गया खत्म हो गया। सा जब खत्म हो गया मित्र तब इसके स्थान पर क्या होगा उत्थान रूप बनेगा। बोलिए हाँ या ना। बात आपको समझ में आई कि नहीं। बहरहाल यहाँ जब इसका यानी कि जब इसका लोप हुआ सा का तो यहाँ उत्थान रूप सिद्ध हुआ। तो आप इसका लोप कर देंगे। हमारे संस्कृत में तो इसका सूत्र भी आता है कि कैसे इसका लोप होता है। ठीक है मित्र। उसके बाद अगला नियम कहता है कि यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग का पंचमाक्षर या अनुस्वार हो जाता है। अब आप स्पर्श व्यंजन से आप अवगत होंगे। हमने वर्णमाला के वीडियो में आपको सभी बताया था कि व्यंजन के बारे में, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते मित्र, स्पर्श व्यंजन क्या होते बताइए आप। स्पर्श व्यंजन होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है मित्र। तो वही कह रहा है कि अगर का वर्ग का कोई वर्ण हो, चा वर्ग का कोई वर्ण हो, ता वर्ग का कोई वर्ण हो, पा वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसके स्थान पर माँ या अनुस्वार हो जाता है। जैसे मित्र क्या है, देखिए इसका उदाहरण क्या है। सम प्लस चय, सम प्लस चय, सम प्लस चय, सम प्लस चय है मित्र। बोलिए हाँ या ना बताइए। सम प्लस चय। अब ये कह रहा है कि यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग का पंचमाक्षर या अनुस्वार हो जाता है।
तो चा का पंचमाक्षर क्या होगा? चा छ जा झा इया। तो चा का क्या होगा? माँ का क्या होगा मित्र? सम प्लस चय। तो कहा कि माँ उसी वर्ग का, माँ जो होगा ये उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? संचय। तो अंगा हो जाएगा। तो अनुस्वार भी आप इसको कर सकते हैं, इसका अनुस्वार भी होता है ऐसे। तो अनुस्वार ही करना, आप अंगा भी कर सकते हैं और अनुस्वार भी कहते हैं, कर सकते हैं। जैसे सम पर अनुस्वार लग गया, चय रूप बन गया संचय। ठीक, इसी तरह होता है अलम परस अलम, अलंकार भी ऐसे होता है, अलंकार भी ऐसे होता है। अलम प्लस कार। तो मित्र कैसे हुआ? माँ के स्थान पर अंगा का आगम हुआ। अब अंगा का भी हो सकता है, अनुस्वार का भी हो सकता है। तो अब यहाँ रूप जो बनेगा अलम पुरस्कार, तो अलंकार बन जाएगा। ठीक मित्र, इस तरह आपको समझना है। हमने एक उदाहरण इसका संचय बता दिया, संचय, उसके बाद अलंकार बता दिया। ठीक, उसके बाद अगला नियम क्या कहता है? यदि माँ के बाद माँ आता है तो माँ अपरिवर्तित ही रह जाता है। हमने इसके जो व्याख्यान था बड़ी वाली वीडियो में, यानी कि जिसमें हमने व्यंजन संधि को पढ़ाया है, उसमें आपको इसको बड़े एक अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे कब हमको परिवर्तित होना चाहिए, कब हमको नहीं परिवर्तित होना चाहिए। तो यानी कि जैसे सम प्लस मान, अब माँ के बाद माँ आया तो माँ का परिवर्तन नहीं होगा, तो सम्मान रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है मित्र, उसके बाद आता है यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन अथवा ऊष्म व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार में बदल जाता है। माँ क्या होता है मित्र? अनुस्वार में बदल जाता है। हमने यहाँ आपको बताया कि यदि स्पर्श व्यंजन के बाद, हमने यहाँ आपको बताया कि माँ के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आता है तो वह पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। मगर यह नियम कहता है कि यदि स्पर्श व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन, क्या कह रहा है? यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन अथवा ऊष्म व्यंजन आता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, सम प्लस योग। अब आप मित्र जानेंगे यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो माँ के बाद आया है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन के पहले आया है, तो माँ का क्या होगा मित्र? अनुस्वार हो जाएगा। जब माँ का अनुस्वार हो गया मित्र, अनुस्वार का चिन्ह आप जानते हैं ए होता है, तो संयोग रूप सिद्ध होगा। बोलिए हाँ या ना? संयोग रूप सिद्ध होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अगला नियम क्या कहता है मित्र? अगला नियम हमने आपको व्यंजन संधि विधिवत बता दी है, समझा दिया है। ठीक, अब आते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या कहता है? यदि अ के अलावा कोई स्वर वर्ण के बाद अ के अलावा कोई स्वर वर्ण आए और उसके बाद सा हो तो सा के स्थान पर सा हो जाता है। यानी कि मित्र यदि ह्रस्व आ और दीर्घ आ, यानी कि इसको और इसको छोड़कर अन्य स्वर चाहे जो आए, अन्य स्वर चाहे जो आए, और उसके बाद स्वर के बाद यदि सा आ रहा है तो इस सा का क्या होगा मित्र? ए वाला सा हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसका एक उदाहरण है अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान, स्थान। तो क्या होगा मित्र? अब देखिए सा का क्या होगा मित्र? सा का सा हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? अनुष्ठान। ठीक, इतनी बात।
ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अगला नियम बताते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम कह रहा है कि यदि दा के बाद का तापा या सा आए तो, कह रहा है नियम कि यदि दा के बाद सा आए तो दा का ता हो जाता है। इस दा का, किस दा का? इस दा का क्या होगा मित्र? ता हो जाएगा। कब? जब का ता पा या सा आए तो। जैसे उदाहरण क्या कहता है? उद प्लस तर, उद प्लस तर, तो दा का क्या होगा मित्र? ता होगा। जब ता हो जाएगा तो ए उत्तर रूप सिद्ध होगा। बोलिए मेरी बात इतनी समझ में आई आपको कि नहीं? अगर समझ में आई हो तो 2 से 3 नियम और हैं, उसके बाद व्यंजन संधि का समापन हो रहा है मित्रों। ठीक है, आप लोग समझिए, जानिए। तो मित्र देखिए, व्यंजन संधि के उतने नियम बताए, उसके बाद 2-3 नियम और हैं। तो ये 2-3 नियम बताने के बाद देखिए 2-3 नियम क्या कह रहा। और कह रहा कि यदि री या दा के बाद माँ आए तो दा का अड़ा में बदल जाता है। जो दा है भैया ओड़ा में बदल जाता है। कैसे? जैसे मृद प्लस मैं। अब भैया जो दा है एड़ा में बदल जाएगा। किसमें? इसमें बदल जाएगा। ठीक, जब इसमें बदल जाएगा तो इसका रूप क्या बनेगा? मृड मैं। ठीक, ऐसे आपको दिए गए उदाहरणों को हल करना होगा। कब? जब मैं अनेकों उदाहरण आपको प्रैक्टिस सेट के दौरान लेकर आऊंगा। ठीक है मित्र। अब अगला क्या कहता? अगला नियम, यदि सम के बाद क्रि कार करण कृति आए तो माँ का अनुस्वार एवं सा का आगमन होगा। जैसे सम प्लस कृत। हमने क्या कहा भैया? यदि सम के बाद कृत कार करण और कृति आए तो माँ का, इस माँ का क्या होगा मित्र? माँ का अनुस्वार होगा। माँ का अगर अनुस्वार होगा और क्या कहता है तो सा का आगमन होगा। ऐसे सा का आगमन होगा तो रूप क्या बनेगा? सा का क्या हुआ? आगमन हुआ। सा का आगमन हुआ। और इधर भैया माँ का जो है, सम का जो है, इस माँ का क्या हुआ? अनुस्वार हुआ। तो रूप क्या बनेगा? संस्कृत। संस्कृत। अब आप इतना तो जानते हैं कि आधा सा कैसे लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद अगला नियम क्या कहता है? यदि री श र के बाद ना हो तो ना का ड़ा हो जाता है, भले ही उनके बीच कोई अन्य वर्ण हो। जैसे परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, तो परिणाम। अब ना का क्या होगा? ड़ा हो जाएगा मित्र। तो क्या रूप सिद्ध होगा? परिणाम। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। आज के व्याख्यान में हमने व्यंजन संधि के जितने भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण नियम थे सभी को मैंने बता दिया, समझा दिया। इसके बाद जब मैं अगली कक्षा में उपस्थित होऊंगा तो आप लोगों के लिए विसर्ग संधि के बाद मैं आप लोगों के लिए समास नामक टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, प्रारंभ करूंगा, बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।